सोचिए आप किसी देश के कोने में हैं, एक दुकान के सामने से जा रहे हैं जहां कुछ गुंडे एक 70 साल के बुजुर्ग को परेशान कर रहे हैं। दुकान के नाम को लेकर उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, खड़े होकर वहां फ्री में तमाशा देखेंगे, अपने आप से कहेंगे कि सब बढ़िया चल रहा है। ऑप्शन बी, चुपचाप पतली गली से निकल लेंगे, घर पहुंचकर फैमिली से बोलेंगे कि क्या ज़माना आ गया है, लोग एक दूसरे के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। ऑप्शन सी, वारदात की वीडियो बनाएंगे, पोस्ट करेंगे और कमेंट्स में आउटरेज करेंगे। और ऑप्शन डी, खुद ही भीड़ में घुसकर गुंडों का सामना करेंगे और 70 वर्षीय उस बुजुर्ग की मदद करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द डैशबोर्ड। आज हम बात करेंगे उस चौथे ऑप्शन की जिसे चुनने की हिम्मत 99% लोग नहीं कर पाते हैं। आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जान पर खेलकर एक दूसरे इंसान की जान बचाई। अब आप पब्लिक पोल कर लें, फोन ऑफ फ्रेंड कर लें या उसके बिना भी ये बात साफ हो रही है कि 99% लोग ऑप्शन ए, बी या सी चूज करेंगे। ये बात हमारे देश के नेताओं और आतंकी संगठनों को भी अच्छे से मालूम है, इसलिए वो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और जो सभ्य समाज के लोग होते हैं वो मुंह ढककर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। आप इसे बुज़दिली कह लें या सिस्टम में विश्वास न होना कह लें, लेकिन हमें मालूम होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। मसला सिर्फ इतना सा है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने से हम डरते हैं। शायद मैं भी डरता हूँ। घर के परिवारजन इंतजार कर रहे हैं, क्यों आतंक का सामना करें, क्यों पुलिस के चक्कर में, FIR के चक्कर में पड़े, फिर लंबी कहानी, लंबा प्रोसीजर, कोर्ट के चक्कर, फलाना ढिकाना। लेकिन दीपक कुमार, जिसे आज दुनिया मोहम्मद दीपक के नाम से जान रही है, उसने ऑप्शन डी चूज किया। इसलिए नहीं कि वो किसी पार्टी विशेष से था, किसी बड़े बाप का बेटा था या सोशल मीडिया स्टार था, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसानियत हमें ये बेसिक नॉलेज देता है, हमें ये बेसिक सीख देती है। ये चीज़ सिखाती है इंसानियत हमको कि जो गलत है वो गलत है। चलिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। तारीख थी 26 जनवरी, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, जिस दिन भारत के संविधान को अडॉप्ट किए हुए हमें 77 साल पूरे हो गए। जिस संविधान ने स्वतंत्र भारत देश की नींव रखी, सभी नागरिकों को बराबर का दर्जा दिया, अधिकार दिया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। उस पावन दिन पर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार शहर में 30 सालों से शांति से चल रहे वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के गुंडे आ धमकते हैं। मैं इन्हें कार्यकर्ता नहीं बोलूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी आइडियोलॉजी, किसी की पार्टी से नहीं होते। क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी पार्टी से हो, कार्यकर्ताओं में कुछ इंसानियत होती है। भारत देश की जो सभ्यता होती है उसे कुछ हद तक वो समझते हैं, मानते हैं और अपनाते हैं। अब सवाल यह है कि इन दंगाइयों को बुजुर्ग वकील अहमद से दिक्कत क्या थी? ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने? क्या वो टेरर फंडिंग वगैरह कर रहे थे, बीफ बेच रहे थे, या अपनी दुकान में या रास्ते में ही नमाज पढ़ रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे? हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं था। वकील अहमद का अपराध सिर्फ इतना था कि उनकी दुकान का नाम, इतने सालों से उनकी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड क्लोथिंग था, और बजरंग दल का मानना यह था कि दुकान के नाम से बाबा शब्द तुरंत हटाया जाए, क्योंकि यह शब्द हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। यह पूरा हंगामा जो 1 हफ्ते से चल रहा है वो बाबा शब्द की वजह से चल रहा है। हो सकता है कल कोई मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर बाबा जिहाद पर एक शो बना डाले, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शब्द खुद पर्शिया और टर्की से आया हुआ है। बाबा सिद्दीकी, अगर आपको याद हो, महाराष्ट्र के MLA रह चुके हैं, तो ये बाबा लफ्ज टर्की और पर्शिया से आया हुआ है। तो ये कौन सी किताब पढ़कर बजरंग दल के लोग आए हैं कि बाबा शब्द को सिर्फ हिंदूवादी बता रहे हैं?
इस बात की हालांकि कोई सेंस नहीं है, लेकिन शायद बजरंग दल की पढ़ाई लिखाई कुछ ऐसी हुई हो। हालांकि पढ़ाई लिखाई की उम्मीद करना इनसे ये हमारी गलती है। दुकान के सामने भीड़ जमा होने लगी, आवाजें ऊंची होने लगी, माहौल गरमाने लगा। नाजी जर्मनी स्टाइल इकोनॉमिक बॉयकॉट चल रहा था। लोगों को दुकानों के अंदर घुस घुस कर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, इंटेरोगेशन की जा रही थी, उन्हें बाहर खदेड़ दिया जा रहा था। ये हक इन लोगों को कैसे मिला ये भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे खुलेआम ये ऐसी हरकतें कैसे कर पा रहे हैं। इसी तनावपूर्ण समय पर वहां पे दीपक कुमार की एंट्री होती है। वो अकेले बेबाक तरीके से पूरी मॉब के सामने खड़े होते हैं। बहुत ही शांत, सटीक और सोच समझकर बातों के जरिए अपने दोस्त विजय रावत के साथ मिलकर सिचुएशन को संभालते हैं, डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। पुराने भारत में जो दीपक ने किया कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन नए भारत में जहां नफरत का बाजार गर्म है, वहां ऐसे खड़े होना किसी क्रांति से नहीं है। दीपक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं। दीपक अनफॉर्चुनेटली चुप रहने वालों में से नहीं थे। वो उस रेयर ग्रुप का हिस्सा थे जो सिर्फ फील नहीं करता, ठोस काम भी करता है। यह पता होने के बावजूद कि सामने खड़ी भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं, उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग है, फिर भी वो पूरी भीड़ से अकेला लड़ने को तैयार हो जाता है। और जब उस भीड़ ने उससे उसका नाम पूछा, ये लॉजिक लगाने की कोशिश की कि भाई तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम तो हिंदू हो, तो वो भी बिना हिचकिचाए 1 सेकंड में जवाब देता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उस दिन तो मोहम्मद दीपक एक ढाल बनकर खड़ा रहा। उसके तेवर देखकर भीड़ भी वापस चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दीपक को मालूम होना चाहिए था कि नए भारत में गलत के खिलाफ आवाज उठाना एक दंडनीय अपराध है। पुलिस गुंडों को रोकने में तो असफल रही, वो भी रिपब्लिक डे जैसे हाई सिक्योरिटी दिन पर, लेकिन मोहम्मद दीपक पर एफआईआर करने में कोई देरी नहीं हुई। 28 जनवरी तक वीडियो वायरल हुआ। बजरंग दल के छोटे से ईगो पर चोट लगी। अब कोट द्वार में तो इतने लोग थे नहीं, तो देहरादून से 150-200 लोगों को इंपोर्ट किया गया। उन्होंने दीपक के घर पर धावा बोल दिया, उसके घर को घेर लिया, उसके और उसके परिवारजनों को गंदी गंदी गालियां दी। पुलिस वहां तमाशबीन बनी खड़ी रही। फैमिली को लोग गाली दे रहे थे, माँ को गाली दे रहे थे। एक हट्टा कट्टा दीपक जो भीड़ के सामने शेर की तरह खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये है नए इंडिया की नई सच्चाई। पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन लिया, बिल्कुल लिया। पौड़ी गढ़वाल की पुलिस ने प्रेस रिलीज करके बताया कि दीपक और उसके दोस्त विजय रावत के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जा रही है। आरोप क्या है कि उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया। कौन सा काम? धमकाने का काम, डराने का काम। लोगों को दिन दहाड़े धमकाने डराने का काम बजरंग दल वालों को नहीं करने दिया गया। जब पत्रकारों ने पुलिस से पूछा कि ये धाराएं क्यों लगाई गई, तो पुलिस को बुरा लगने लगा। पुलिस अफसर कहते हैं आप स्थिति खराब कर रहे हैं। सवाल पूछकर देश की स्थिति खराब हो रही है, ये बहुत ही दुख का विषय है। वैसे एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज हुई बजरंग दल के खिलाफ, लेकिन मजे की बात यह कि उत्तराखंड पुलिस ने एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिखा। एफआईआर में लिखा गया अगेंस्ट अननोन पर्संस, जबकि वीडियो एविडेंस में लोग साफ साफ देख सकते थे कि दीपक को कौन लोग थ्रेटन कर रहे थे। उन सभी के चेहरे साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो वीडियो खुद डालकर शेयर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को वो अननोन लग रहे थे। ये कैसा कानून है कि एक जगह दिल्ली में लोगों को कपड़ों के आधार पर पहचान लिया जा रहा है कि चेहरे ढके हुए हैं लेकिन इनके कपड़े ऐसे हैं, इसलिए उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। और एक दूसरी वीडियो जहां चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, वहां पे अननोन पर्संस के नाम से रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। अब सवाल करना तो बनता है, क्यों राज्य पुलिस ने इन लोगों को खुली छूट दे रखी है? किसके ऑर्डर पर यह सब कुछ हो रहा है? जब बात आपके बहन की, आपकी बेटी की आएगी, तब सोया हुआ हिंदू जागेगा। जैसे अंकिता भंडारी हिंदू थी ही नहीं, अंकिता भंडारी भी तो हिंदू थी। क्या अंकिता के माता पिता हिंदू नहीं थे? अंकिता भंडारी केस के मामले में बजरंग दल सोता क्यों रहता है? क्या एक दुकान का नाम बाबा होना ज्यादा जरूरी मामला है या एक बेटी को न्याय दिलाना?
क्यों अंकिता के माता पिता ये जंग अकेले लड़ रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि मुख्य आरोपी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये जुमला बड़ा चल रहा है कि हिंदू खतरे में है। मैं भी मानता हूं हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू खतरे में है अपनी चुप्पी से। दिल्ली में 2026 के 15 दिनों के अंदर अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमें हिंदू मुस्लिम के नकली मुद्दों में उलझाया जा रहा है ताकि हम रोजगार, सुरक्षा और महंगाई पर सवाल न पूछें। हमारे बीच ये जो हेट फैलाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक आदत बन चुका है। मेक इन इंडिया भले ही फ्लॉप कर गया हो, लेकिन हेट इन इंडिया ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इस पूरे अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण जरूर है। दीपक ने एक कदम बढ़ाया इस खामोशी को तोड़ने का। दीपक के वीडियो पर 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, लाखों कमेंट्स हैं जो प्यार और भाईचारे की बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि देश में एक साइलेंट मेजॉरिटी अभी भी है जो नफरत से परेशान हो चुकी है, जो यूनिटी चाहती है। दीपक ने साबित कर दिया है कि वायरल होने के लिए कच्चा बादाम या गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। अच्छे काम करके भी आप हीरो बन सकते हैं। आज दीपक के ऊपर जबरदस्त दबाव है। दीपक का ये काम हेट इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक चुनौती बन चुका है। गलती से अगर इस देश में 100 दीपक पैदा हो जाएंगे तो नफरत की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। अब भी अगर आप सोचकर बैठे हैं कि नहीं नहीं हमारी बारी थोड़ी आई है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हिंदू खतरे में है, लेकिन वो खतरे में है बजरंग दल जैसे तत्वों से, आपकी और मेरी चुप्पी से और हमारी बुजदिली से। दीपक ने मुझे और शायद आपको भी सिखा दिया है कि हम बेहतर हिंदू बन सकते हैं, हम जागरूक बन सकते हैं, हम धर्म को आतंक के लिए इस्तेमाल होने से रोक सकते हैं। अब जागना जरूरी हो गया है, देश के लिए, धर्म के लिए और इंसानियत के लिए। आज के इस एपिसोड का मकसद आपको सिर्फ खबर देना नहीं था, बल्कि आपको उस आईने के सामने खड़ा करना था जहां आप खुद से सवाल पूछ सकें। क्या आप ऑप्शन ए, बी, सी चुनेंगे या दीपक की तरह ऑप्शन डी चुनने की हिम्मत जुटाएंगे? फैसला आपका है, क्योंकि ये देश भी आपका है। अगर आपको लगता है कि हमने आज कुछ ज़रूरी बात की है, कुछ कड़वे सच बोले हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नफ़रत फैलाने वाले अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मोहब्बत और सच्चाई फैलाने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें। शुक्रिया, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।